Good morning, everyone. I hope you all are doing well and learning every day some new topics and some new things. So, the topic for today's learning in accountancy is activity ratio. So far as we have discussed three types of ratio. One is liquidity, other one is solvency, and third we discussed was profitability ratio. So in the same series, we are going to take up today fourth and the last type of accounting ratio, that is activity ratio. Topics for the day are, we are going to discuss the meaning of activity ratios. Then we will be discussing all types of activity ratios. So in our syllabus, there are 4 types of activity ratio that we are going to discuss. Then we will follow with the numerical practice. So first of all, what is activity ratio? It is also termed as performance or turnover ratio. So sometime in the question the word activity is used, sometime they may be asked from the name performance or turnover ratio. These ratios measures the effectiveness with which the enterprises uses its resources. ये क्या कहते हैं? ये ratios ये बताते हैं कि एक अपने एंटरप्राइज अपने रिसोर्सेस को कितने इफेक्टिव वे में यूज करते हैं, उसका जो पैरामीटर्स हैं वो ये रेशियोज इंडिकेट करती हैं. द रिजल्ट ऑफ दीज रेशियोज आर एक्सप्रेस्ड इन टाइम्स. जैसे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज परसेंटेज में शो करी जाती हैं, ये टाइम्स में प्रेजेंट की जाती हैं. Activity ratios comment on managerial and operational efficiency of the enterprises. तो many time अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है what is the aim of computing activities ratio, this line best express the objective of activity ratio, that is to comment on managerial and operational efficiency. किसी भी कंपनी की मैनेजमेंट या उनके ऑपरेशन में कितनी एफिशिएंसी है, अगर इसे जानना चाहता है कोई भी यूजर ऑफ अकाउंटिंग, तो दिस टाइप ऑफ रेशियो दे वुड लाइक टू कैलकुलेट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल we will discuss about the very first type of activity ratio, that is inventory turnover ratio. इन्वेंट्री का दूसरा नाम स्टॉक भी होता है. तो इसको कई बार आपको पेपर में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो या स्टॉक टर्नओवर रेशियो के नाम से कहा जा सकता है. ये मेजर करता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट के बारे में कि हमारा जो एंटरप्राइज का इन्वेंट्री मैनेजमेंट है वो कितना एफिशिएंट है. इन्वेंट्री किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इन्वेंट्री 3 तरह से होती है. जैसे कि हमने स्टार्टिंग में चैप्टर में पढ़ा था, देयर मे बी इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस एंड इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स. इन इन्वेंट्री के अंदर बिजनेस का पैसा इन्वेस्ट होता है. अगर बहुत ज्यादा हम इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं तो हमारे कैश मैनेजमेंट डिस्टर्ब हो जाता है. अगर हम इसमें कम इन्वेस्ट करते हैं तो हमारी प्रोडक्शन और उसके कारण से सेल अफेक्ट हो सकती है. सो एक ऑप्टिमम मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री इज रिक्वायर्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन. अ हाई रेशियो शो मोर सेल्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय इन्वेस्टिंग इन द फर्म. और अगर कोई फर्म इस रेशियो को हाई रखती है तो इसका मतलब है कि हम ज्यादा सेल करना चाहते हैं बाय इन्वेस्टिंग मोर इन इन्वेंट्री. और लो इन्वेंट्री रेशियो ये इंडिकेट करती है कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है इन्वेंट्री में वो इनएफिशिएंट है. So the formula of calculating inventory turnover ratio is cost of revenue from operation divided by average inventory. तो जैसे कि हम हर रेशियो में ये कहते हैं कि एक न्यूमरेटर है एक डिनोमिनेटर है. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और एवरेज इन्वेंट्री की मदद से निकाला जाता है. कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमने पहले भी पढ़ा है कि इसको निकालने के लिए आपको याद होगा लास्ट ईयर हमने चैप्टर पढ़ा था ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज अनदर नेम ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन.
तो अगर आपको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है तो दो मेथड है. नंबर वन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर दीजिए. If this information is not available, so there is one more formula that we can use is opening inventory plus net purchases plus direct expenses minus closing inventory. So by using any of these formula, we can calculate cost of revenue from operation. So denominator we need an average inventories. Average inventory का जो formula है वो है opening inventory plus closing inventory divided by 2. Sometime in the question, opening and closing both inventories are not given. तो फिर average कैसे लेंगे? Then we'll assume closing inventory as the average. लेकिन ये तभी करना है जब opening inventory की जानकारी हमारे पास available नहीं है. तो let's understand this concept with the help of one example. So this is the question in which they have asked us to calculate inventory turnover ratio. तो इंफॉर्मेशन हमारे पास है. तो हमने जैसे आपको कहा था स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी रेशियो पूछी गई है, जो भी रेशियो आपसे पूछी गई है, सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिखिए. उससे आपको ये पता चल जाता है व्हाट यू नीड टू कैलकुलेट. तो फर्स्ट विल राइट इट्स फॉर्मूला. सो वी हैव रिटन द फॉर्मूला. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज अ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री. तो फर्स्ट थिंग वी नीड टू कैलकुलेट इज कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. इसके लिए हमने चेक किया था, फॉर्मूला है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट. तो देखते हैं हमारे पास क्या इसकी जानकारी है. तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट की कहीं पे भी जानकारी नहीं है, तो इसका मतलब दूसरे फॉर्मूले को यूज किया जा सकता है. दूसरा फॉर्मूला हमारे पास क्या था? दूसरा फॉर्मूला हमारे पास था ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री. तो वी कैन चेक ओपनिंग इन्वेंट्री की इंफॉर्मेशन गिवन है, क्लोजिंग भी गिवन है, नेट परचेजेस गिवन है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है वेजेस और कैरिज इनवर्ड, ये दोनों ही डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं. तो इनको ज्वाइन करके हम निकाल सकते हैं. तो लेट्स सी. तो हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री है, नेट परचेजेस है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमने ज्वाइन कर लिए माइनस क्लोजिंग स्टॉक. तो दिस कम 60,000. तो न्यूमरेटर हमारा आ चुके हैं. नाउ लेट्स कम टू एवरेज इन्वेंट्री. एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2 है. So opening and closing both inventories are given. We'll put into the formula and here comes the answer. Now we'll put these things in the formula of inventory turnover ratio and our answer is 3 times. So it's quite easy and I hope it is clear to you. Let's check out one more example for the same ratio. So this is our question. In this question, they have asked us to calculate gross profit. Now question comes, we are doing inventory turnover ratio. Why they have asked us to calculate gross profit? Because रेशियो में से भी हम कोई हिडन चीज पूछ सकते हैं. जरूरी नहीं कि हर बार रेशियो ही पूछी जाएगी. हम कई बार रेशियो गिवन करके उसका कोई कंपोनेंट भी पूछ सकते हैं. तो दिस क्वेश्चन इज लाइक दैट. वंस अगेन, जैसे कि हमने सोल्यूशन में कहा, फर्स्ट ऑफ ऑल विल राइट द फॉर्मूला. देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा है. इस क्वेश्चन में कहा है ट्रेडर कैरीज एन एवरेज इन्वेंट्री ऑफ ₹40,000. एवरेज इन्वेंट्री की जानकारी है. हिज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज 8 टाइम्स और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी हमें दे रखा है. इफ ए गुड सेल्स गुड्स एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अगर वो अपने गुड्स को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से 20% ज्यादा प्रॉफिट पे बेचता है, तो व्हाट विल बी द ग्रॉस प्रॉफिट. इसको निकालने के लिए वंस अगेन विल राइट द फॉर्मूला. तो फॉर्मूला हमारे पास आ गया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री. एंड नाउ वी विल चेक व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन. सो हमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो गिवन है, एवरेज इन्वेंट्री गिवन है. ठीक है, तो हम इसको फॉर्मूले में पुट करके देखते हैं. तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारा कैलकुलेट हो जाएगा. इट्स कम ₹3,20,000. कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारे पास आ गया. लेकिन उससे क्या हमारा क्वेश्चन ग्रॉस प्रॉफिट का चेक होगा? इसके लिए देखिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है हमें, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट उसी पे बेस्ड है. लेकिन हमारे पास तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आए. हमने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के लिए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हमने
इंटू 100/80 कर दिया। अब क्वेश्चन आ रहा है कि ऐसा क्यों किया है, तो इसके लिए ये बॉक्स को हम समझेंगे। व्हाट इज दैट बॉक्स? देखिए, उन्होंने कहा था कि अगर गुड्स 20% ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, हम इसी कॉन्सेप्ट पे जाएंगे। हमने पहले भी आपको बताया कि जहां पे परसेंटेज का क्वेश्चन होता है 20% ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अगर ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन सेल है तो सेल क्या हो गई 100, ग्रॉस प्रॉफिट हो गया 20, तो कॉस्ट क्या हो जाएगा 80। आई होप दिस रिलेशनशिप इज क्लियर टू यू। तो कॉस्ट हमने निकाल लिया है, तो कॉस्ट अगर गिवन है तो हम उससे डिवाइड कर देंगे 80 से, और सेल्स निकालने के लिए उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास सेल्स आ जाएगी 4 लाख। नाउ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपके पास आ गया, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया, तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा बिल्कुल, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को माइनस करेंगे, एंड आवर आंसर इज ₹80,000. So questions may ask in this way also. The next ratio we will discuss is a trade receivable turnover ratio. This ratio shows how quickly trade receivable are converted into cash and cash equivalents. सबसे पहले ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है इसे समझेंगे। हमने बेटा बैलेंस शीट पढ़ी थी, हमने कहा था ट्रेड रिसीवेबल इज अ कंबाइंड वर्ड फॉर डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिजनेस में क्रेडिट पे गुड्स को बेचने का ट्रेडिशन होता है, तो इन दिस प्रोसेस बिजनेस में डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल जनरेट होते हैं। तो पहले हम इन्हें सोल प्रोप्राइटर फॉर्म में अलग अलग करते थे, बट इन कंपनीज अकाउंट ये डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल के लिए हम कलेक्टिव वर्ड यूज करते हैं, दैट इज ट्रेड रिसीवेबल। तो ट्रेड रिसीवेबल क्या शो कर रहे हैं, वो ये शो कर रहे हैं कि कितनी जल्दी जो हमारे ट्रेड रिसीवेबल है वो कैश में कन्वर्ट हो रहे हैं। हाई रेशियो इज बेटर सिंस इट शोज द डेब्ट आर कलेक्टेड मोर प्रॉम्प्टली। ये रेशियो जितनी हाई आती है उतना ज्यादा ये एक्सपेक्ट माना जाता है कि कंपनी जल्दी से अपने जो ट्रेड रिसीवेबल है उन्हें कलेक्ट कर पाती है। और लो रेशियो शो इनएफिशिएंसी इन कलेक्शन और इंक्रीज्ड क्रेडिट पीरियड। और लो रेशियो ये इंडिकेट करती है कि हम अपने क्रेडिट को जल्दी से कलेक्ट नहीं कर पाते और ज्यादा उधार देते हैं। सो दैट इज द इंटरप्रिटेशन। नाउ लेट्स चेक आउट इट्स फॉर्मूला। द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इज नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। नाउ क्वेश्चन कम्स, हम क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्यों ले रहे हैं? क्योंकि बेटा हम डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल की बात कर रहे हैं। डेटर्स एंड बिल रिसीवेबल केस में क्रेडिट पे ही सेल होती है तभी वो जनरेट होते हैं। अगर कैश में सेल हो रही होती तो वहां पे डेटर्स और बिल रिसीवेबल नहीं जनरेट होते, फिर तो हमारे पास कैश सेल होता। तो ट्रेड रिसीवेबल रेशियो में फॉर्मूले में हमें क्या चाहिए, एक तो नेट, दूसरा क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। नंबर 2 वी नीड एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। सो लेट्स सी न्यूमरेटर को कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। तो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हम कैसे निकाल सकते हैं? हम जानते हैं कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2 तरीके का होता है, या तो क्रेडिट पे होता है या कैश का होता है। अगर हम टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को माइनस कर दें तो हमारे पास क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा। और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, वंस अगेन सेम फॉर्मूला जो हमने इन्वेंट्री में यूज किया था, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। जब मैं ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल की बात कर रही हूँ, कहने का मतलब ओपनिंग डेटर प्लस ओपनिंग बिल रिसीवेबल। जब मैं क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल की बात कर रही हूँ, इट मीन्स क्लोजिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग बिल रिसीवेबल। तो उन सब का अगर हम डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो वी विल बी गेटिंग द एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। इस रेशियो में एक कॉन्सेप्ट हम और भी निकालते हैं जिसे कहते हैं डेब्ट कलेक्शन पीरियड। तो जब भी ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकालते हैं तो साथ में मेनी टाइम ये पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द डेब्ट कलेक्शन पीरियड। व्हाट इज डेब्ट कलेक्शन पीरियड मतलब अप्रोक्सीमेट कितने एवरेज टाइम में हमारा जो क्रेडिट है वो हम कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो वेरी इजी फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग दिस, अगर आपको नंबर ऑफ डेज में निकालना है तो साल में कितने डेज होते हैं 365 डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। जो रेशियो आपने निकाल ली है
उसको 365 डेज को उससे डिवाइड कर दीजिए, तो इन नंबर ऑफ डेज में आपका आंसर आ जाएगा डेब्ट कलेक्शन पीरियड. बट इफ इट इज टू बी कैलकुलेटेड इन मंथ, तो 365 will be replaced with the number of month, that is 12 divided by trade receivable turnover ratio. So let's understand trade receivable turnover ratio with the help of one example. So this is the question और हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है, तो निकालना क्या है, देखिए कैलकुलेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द फॉर्मूला. तो फॉर्मूला इज नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल. तो न्यूमरेटर कैलकुलेट करने के लिए देखेंगे क्या चाहिए हमें, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. क्वेश्चन में क्या गिवन है, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड कैश. तो अगर हम टोटल में से कैश माइनस कर दे तो क्रेडिट आ जाएगा. यस इट विल बी. एंड यहाँ पर हमने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो 4 लाख है, कैश रेवेन्यू गिवन नहीं है, उन्होंने परसेंटेज में दे रखा है कि टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 20% है, तो वो हमने निकाल लिया कैश रेवेन्यू 20/100 इंटू 4 लाख. तो इट कम्स 80,000 और उसे 4 लाख से माइनस करके हमारा क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया 3,20,000. देन कम्स average trade receivable. Again the formula is opening trade receivable plus closing trade receivable divided by 2. Both are given. हमने वैल्यू में पुट किया, हमारे पास आंसर आ गया 40,000. तो न्यूमरेटर आ गया, डिनोमिनेटर आ गया, हमने ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो में से पुट अप किया और हमारा आंसर आ गया 4 times. After that we will be discussing the next ratio, activity ratio, that is trade payable turnover ratio. It is calculated to determine the efficiency with which trade payables are managed and paid. ट्रेड रिसीवेबल में हमने ये देखना होता है कि हमने अपने क्रेडिट को कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट किया, लेकिन ट्रेड पेएबल रेशियोज तब जनरेट होती हैं जब हम क्रेडिट परचेसेस करते हैं. इसका मतलब ये क्रेडिट हमने ले रखा, हमारे बिजनेस ने ले रखा है, तो हम अपने ट्रेड पेएबल्स को कैसे मैनेज करते हैं, पे करते हैं, ये इस रेशियो से पता चलता है. High ratio indicate that enterprise is not availing full credit period. अगर ये रेशियो हाई आती है तो इसका मतलब ये है कि हम जल्दी से पेमेंट कर देते हैं. अगर हम जल्दी से पेमेंट कर देते हैं इसका मतलब एंटरप्राइज क्रेडिट पीरियड का बेनिफिट नहीं ले रही है. और लो रेशियो इंडिकेट क्या क्रेडिट इंडिकेट करती है, क्रेडिटर्स आर नॉट पेड इन टाइम. और अगर ये रेशियो लो रहती है तो ये इंडिकेट करती है कि हम अपने क्रेडिटर्स को टाइमली पे नहीं कर रहे हैं. Formula of calculating net credit purchases divided by average trade payable. तो ट्रेड रिसीवेबल सेल्स से जनरेट होती थी तो वहां पे नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था, और ट्रेड पेएबल परचेज से जनरेट होते हैं, दैट टू क्रेडिट. तो यहाँ पर फॉर्मूले में आ जाएगा नेट क्रेडिट परचेसेस डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड पेएबल. हाउ टू कैलकुलेट नेट क्रेडिट परचेसेस, टोटल परचेसेस में से 2 चीजें माइनस कर दीजिए, एक तो परचेज रिटर्न और दूसरा कैश परचेजेस, आपके पास नेट क्रेडिट परचेजेस आ जाएंगे. एंड एवरेज ट्रेड पेएबल्स का फॉर्मूला जो है वो वही है, ओपनिंग ट्रेड पेएबल्स प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेएबल्स डिवाइडेड बाय 2. यहाँ पर आई होप आपको याद होगा कि ट्रेड पेएबल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 थिंग्स, सैलरी क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेएबल. तो दोनों के लिए जो कलेक्टिव वर्ड यूज हो रहा है वो ट्रेड पेएबल है. तो हमने ओपनिंग और क्लोजिंग का क्या लेना है, एवरेज लेना है डिवाइडेड बाय 2 करके. नाउ जैसे कि हमने कहा था कि ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो में एवरेज डेब्ट कलेक्शन पीरियड होता है, तो पेएबल में, ट्रेड पेएबल में एवरेज पेमेंट पीरियड होता है कि हमें कितनी देर में अपने डेब्ट को पे करना पड़ता है. उसको जानने के लिए हम इस रेशियो को निकालेंगे. इसका फॉर्मूला भी वैसा ही है, नंबर ऑफ डेज में निकालना है तो 365 बाय ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो, और अगर मंथ में निकालना है तो 12 बाय ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो. तो लेट्स अंडरस्टैंड वन क्वेश्चन. यहाँ पे हमें ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए कहा है. फिर अगेन हम फॉर्मूला लिखेंगे, उससे क्लियर होगा हमें क्या चाहिए. हमें चाहिए नेट क्रेडिट परचेज एंड एवरेज ट्रेड पेएबल्स. नाउ सी, क्रेडिट परचेज आर गिवन इन द क्वेश्चन, राइट. इफ इट इज गिवन इन द क्वेश्चन इट मीन्स हमारे लिए काफी इजी है, न्यूमरेटर हमारे पास गिवन है, तो नेट क्रेडिट परचेज इज गिवन. व्हाट इज नॉट गिवन, एवरेज ट्रेड पेएबल इज नॉट गिवन. और यहाँ पे ट्रेड पेएबल की जगह 4 आइटम दे रखे हैं.
तो हमने कहा ओपनिंग प्लस क्लोजिंग करना है, तो ओपनिंग में हमारे पास दो फिगर है, क्रेडिटर एंड बिल्स पेबल, दोनों को प्लस कर देंगे तो ओपनिंग बन जाएगा। एंड उसी तरह से क्लोजिंग में हमारे पास दो आइटम्स है, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, हम इनको प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्लोजिंग क्रेडिटर्स आ जाएगा। तो देखिए फॉर्मूला तो यही है एवरेज ट्रेड पेबल्स का, एंड वी हैव एडेड ओपनिंग क्रेडिटर प्लस ओपनिंग बिल्स पेबल plus closing creditor plus closing bills payable. So we'll add all the 4 and divided by 2. It's not like that कि 4 आइटम आ गए तो आपने divided by 4 करना है इसको, क्योंकि फॉर्मूला जो है वो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग का है। अगर दो ओपनिंग है तो दे रिमेन ओपनिंग, दो क्लोजिंग है तो दे रिमेन क्लोजिंग, तो दैट्स व्हाई इट विल बी डिवाइडेड बाय 2 ओनली। एंड हमने सारी आइटम्स को प्लस कर दिया और हमारे पास आंसर आ गया। तो डिनोमिनेटर हमारे पास आ गया, न्यूमरेटर हमारे पास है, विल पुट इनटू द फॉर्मूला एंड गेट द रिजल्ट्स। नाउ टू अंडरस्टैंड वन कंप्लीट क्वेश्चन, ये एक हमने कंप्लीट क्वेश्चन लिया है जिसमें हम चारों रेशियोज निकाल रहे हैं। चारों कौन कौन सी? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, एवरेज कलेक्शन पीरियड, ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो एंड एवरेज पेमेंट पीरियड। तो ये चार रेशियोज हम एक साथ निकालेंगे इस क्वेश्चन पे। सो सी, सबसे पहले हम निकाले ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, उसका फॉर्मूला लिखेंगे। दिस इज द फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के लिए हमें चाहिए नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। नाउ लुक एट द इंफॉर्मेशन गिवन टू अस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, उसमें से हमें कैश माइनस करना है। देयर इज नो आइटम ऑफ कैश परचेज, राइट, कैश सेल्स। इसका मतलब अगर कोई जानकारी नहीं है हमारे पास कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की, तो हम ये मान के चलेंगे कि जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो ही क्रेडिट है। तो इन दिस केस विल टेक रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 8,75,000 एज क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और उसी को बेस मान के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नंबर 2, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल के लिए हमें चाहिए ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। नाउ यू कैन सी इन द क्वेश्चन देयर इज नो इंफॉर्मेशन ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग। If this information is not given, तो we assume that the closing figures are given, क्योंकि these figures are on the 31st, closing date की figures होते हैं, तो closing figures are given, तो हम उसी की मदद से क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल में डेटर्स प्लस बिल रिसीवेबल आते हैं, तो टोटल डेटर इज गिवन, बिल रिसीवेबल इज गिवन, तो हमने दोनों को प्लस कर दिया तो हमारे पास एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आ गए। अब क्वेश्चन आता है क्या नहीं डिवाइडेड बाय 2 करना है? नो, क्योंकि ओनली क्लोजिंग इंफॉर्मेशन इज गिवन। अगर ओपनिंग दी होती फिर डिवाइडेड बाय 2 करते, तो एज इट इज बोथ आर क्लोजिंग फिगर, तो हम क्लोजिंग फिगर से इसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमारा आंसर आ गया 8.18 टाइम्स। इसके साथ ही सेकेंड रेशियो हमें निकालना है एवरेज कलेक्शन पीरियड, जिसका फॉर्मूला था 365 डिवाइडेड बाय ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। 365 डिवाइडेड बाय आपने ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो निकाला 8.18, हम इसे डिवाइड करेंगे। ये आंसर अप्रोक्सीमेशन में आता है पर आपने डेज में बताना है, तो आप इसे अगर ये 44 पॉइंट समथिंग आ रहा है तो यू मे राइट इट 45 डेज। थर्ड रेशियो हमें निकालनी थी ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो, हमने फॉर्मूला लिख लिया नेट क्रेडिट परचेज एंड दैट। तो वंस अगेन हम वैल्यूज को चेक करेंगे। हमारे पास क्रेडिट परचेज की जानकारी नहीं है, ओनली परचेजेस की जानकारी है, तो विल एज्यूम दिस इज द क्रेडिट परचेज। एंड एवरेज ट्रेड पेएबल निकालने के लिए ओपनिंग क्लोजिंग की जानकारी नहीं है, तो एज्यूम करेंगे यही क्लोजिंग है, एंड दैट इज क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल, दीज आर गिवन। तो विल put into the formula purchase plus creditor plus bills payable and will solve it. Fourth item the average payment period, that is 365 divided by this ratio, this come 123 days. So in this way these questions will be solved. The next type of and the last type of activity ratio is working capital turnover ratio. We have already discussed about working capital in the liquidity ratios. The formula of calculating working capitals are known to you, that is current asset minus current liability. क्या बताती है ये रेशियो? It indicates the number of times a rupee invested in working capital produce sales.
क्या बताती है, कितने टाइम जो पैसा हमने वर्किंग कैपिटल में लगाया, वर्किंग कैपिटल में क्या पैसा लगाया, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, वो कितना हमारे लिए सेल्स प्रोड्यूस कर रही है. दिस रेशियो इंडिकेट दैट. हाई रेशियो शोज एफिशिएंट यूज ऑफ वर्किंग कैपिटल, whereas low ratio shows its inefficient use. The formula of calculating working capital turnover ratio is revenue from operation divided by working capital. But many times in question the information of revenue from operation is not given. Sometimes it's come कि revenue from operation calculate नहीं हो सकता या information नहीं दिया है. तो अगर वो चीज given नहीं है तो फिर आप इसे cost of operation से भी निकाल सकते हैं. लेकिन अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की जानकारी दी है तो आपने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला ही लगाना है. एक एग्जांपल से समझते हैं इसे. हमारे पास वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो हमने निकालना है एंड इसमें हमारे पास कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न्स गिवन है, लिक्विड एसेट गिवन है, करंट लायबिलिटीज गिवन है एंड इन्वेंट्री ₹90,000 गिवन है. तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लिखते हैं, दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल. तो न्यूमरेटर है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमने निकालना है. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के कंपोनेंट गिवन है, कैश, क्रेडिट एंड रिटर्न्स. हम इससे फॉर्मूला बना सकते हैं, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न. तो हमारे पास टोटल सेल्स और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया ₹5 लाख. देन हमें वर्किंग कैपिटल निकालना है. तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला हमें मालूम है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी. करंट लायबिलिटी इज गिवन इन द क्वेश्चन बट करंट एसेट नहीं गिवन है, लेकिन लिक्विड एसेट एंड इन्वेंट्री गिवन है एंड वी नो दैट लिक्विड एसेट इज इक्वल टू लिक्विड एसेट प्लस इन्वेंट्री. तो ये दोनों इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है. विल पुट इनटू द फॉर्मूला एंड कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल. अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपके पास है, वर्किंग कैपिटल आपके पास है, आप इसे फॉर्मूले में पुट अप कीजिए एंड यू विल गेट योर आंसर. राइट. So with this, our topic is complete. I hope this topic is clear to you. Thank you.